सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। ओके, सो सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो बने रहें आप लोग क्लास में। ठीक है, ये वीडियो एंड होते होते आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव की। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 16 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 50%। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया हमारा ये, यहाँ से ऑन कर लेते हैं पेन। देखिएगा आप लोग सभी, हमसे क्या पूछा गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 16 मिनट। ये अपने को दिया हुआ है पहली बात। अब जो पूछा गया है वो पूछा गया है 50% कितने टाइम में होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एमपी बोर्ड में। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। देखिए T75% जो होता है वो होता है हमारे 2x ऑफ T50%। T50%, अच्छा भैया ये चीज़ हमें समझ में आई। अब देखिए T75% हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 16 मिनट। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। निकालना क्या है हमें, T55 टाइम 50%। ठीक है, कितना परसेंट होगा भैया, चलिए तो यहाँ से 2 पंजा 2, 2 8 जा 16, तो T55 हमारा क्या आया, ये हमारे पास आया है 8। अब 8 क्या है, 8 हमारे पास मिनट है, तो 8 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद करा देंगे, इस बात की गारंटी हम खुद देते हैं। और आप लोग देखिए यार कितने इजी चीज़ें आती है एमपी बोर्ड में। जो चीज़ें होती है केमिस्ट्री के रिलेटेड, केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी आते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी कि भैया केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ईजी आते हैं। आपको फिजिक्स की भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री के ईजी होते हैं बजाय फिजिक्स के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द फॉलोइंग एंजाइम्स डिकम्पोज मेल्टोस इनटू ग्लूकोज। इनमें से कौन सा एंजाइम है, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जो क्या करते हैं, मेल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, मेल्टोस को ग्लूकोज में करता है कन्वर्ट माल्टेस। ठीक है, माल्टेस बोल दो या फिर मेल्टेस बोल दो, तो ये हमारा कन्वर्ट करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स इज। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं, अल्फा एल्डिहाइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अल्फा एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जिनके पास अल्फा कार्बन होता है। समझाते हैं आपको, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड्स की बात हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स। तो उनका नेचर क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास एक एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन बनती है जो कि अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए समझना इस चीज़ को। ये हमारे पास कार्बन हो गई, कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच करके हम लोग ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन। तो अब ये जो कार्बन हो गई, इससे बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए डायरेक्टली, कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा मतलब कि एक अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होगा। आई बात समझ में। लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब अल्फा कार्बन भी नहीं होगा। जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जस्ट एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो है ये अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है ये। अब बताओ क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप लोग बोलोगे नहीं ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कब बनेगा, जब ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ होगा और उस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, उसे बोलेंगे ये नहीं है। तो इसका जो नेचर होगा क्या होगा, सोच के देखो यार, एसिडिक होगा या बेसिक होता है। और एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर शो करते हैं क्या, नहीं करते हैं। कभी सुना है, एसिडिक ही करेंगे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एसिडिक आएगा। ध्यान रखना, ये जो कहानी बताई ना आपको, राम कहानी, ये इसलिए बताइए ताकि आपको एल्डोल कंडीशन समझ में आ सके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 5 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो न्यूमेरिकल एक तरह से, बट छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इन्होंने दिया है। तो आपसे मोलरिटी पूछी जा रही है, तो मोलरिटी क्या होगी। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है। तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 40। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
वेरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 40 तो उसका क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है, लेकिन 5 ग्राम क्या दे रखा है हमारे पास, 5 हमारे पास ग्राम दे रखा है, इसका वेट दे रखा है 5 ग्राम, ये हो गया, 40 नीचे आ जाएगा। अब बताओ नीचे क्या आता है, सबसे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है सॉल्यूशन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है भैया, 250 ml है, 250 ml है, लेकिन ml में नहीं होता, लीटर में चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अपॉन में लिख लेंगे 1000। अब इसको सॉल्व कर लेना, 5 एकम 5 बने 48। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/8, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे 25 चौक 100 कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो नीचे आया 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब 0.5। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, समझते हो सेल कांस्टेंट, नहीं समझते, जैसे 2 सेल है, सेल के बीच की दूरी वो कितनी होगी, ये जो दूरी होती है इसी को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको लिखते हैं L/A, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो लेंथ अपॉन में एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, दोनों की यूनिट क्या होती है, अभी सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि सेल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच की दूरी भी किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो हमारे पास बचेगा 1/, सेंटीमीटर। तो 1/, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का इनवर्स, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है और साथ में 2 ये कंपाउंड दे रखा है। इनमें पूछा गया है कि कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें फॉलो होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, अगर आपने थोड़ा सा भी आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा हुआ है, तो आप लोग देख के समझ सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे रखा है ना, यहाँ पे इस पर फोकस कीजिए, Cl और SO4 पे। यहाँ पर भी SO4 और Cl पे फोकस कीजिए। जस्ट ये रिवर्स हो रहे हैं, ये इधर आ रहा है और इसमें ये इधर जा रहा है। ठीक है, यही तो हो रहा है। तो ये किसमें होता है, ये होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास इस देखो, यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगी हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो PDF है अवेलेबल है केमिस्ट्री के कोर्स में। एडोस्टेट ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। केमिस्ट्री के कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ पे आप लोग आ जाना PYQ विथ बेस्ट सॉल्यूशन पे, यहाँ पे आ जाना, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 2023 के, 2022 के, 17-18 के, ठीक है, 20 के, 19 के, ये सारे पेपर दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपन 24 का डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल में। आ जाते हैं फिर से वहीं पे, कहाँ पर थे हम लोग, ये हमने MCQ डिस्कस कर लिए। आगे बात करते हैं। आगे देखिए आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। EDTA इज अ फिल इन द ब्लैंक्स लिगेंड। EDTA किस टाइप का लिगेंड है, ध्यान रखना कभी भी EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज EDTA। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। इस टाइप से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर ही बना क्या ना, 1 शॉट वीडियो हम बना चुके हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर का, आप लोग वो देख लेते हो तो ये हलवा लगेगा आपको ये चीज़ें करना। तो EDTA होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल किसका क्या होता है। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये हमारे पास क्या होता है भैया, पिक्रिक एसिड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड, ध्यान रखना। पिक्रिक एसिड ये आपसे बनाने को भी बोला जाएगा, तो आपको आना चाहिए पिक्रिक एसिड फिनोल से आप लोग कैसे बना सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, C6H5COOH, C6H5CONH2 + H2O। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भैया, कुछ ना कुछ तो हम पुट कर ही देंगे। देखो क्या पुट करना है वो देखते हैं। देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, मान लो हमने कुछ भी नहीं आ रहा एग्जाम में समझ में कि भैया ये रिएक्शन तो कभी पढ़ी ही नहीं हमने, क्या करें, हम छोड़ दें, क्या करें, क्या तुक्का लगाएं, तो समझने की कोशिश करो यार। यहाँ पे C6H5 है, C6H5, यहाँ पर भी C6H5 है, ये कट गया पूरे से पूरा। यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO, ये CO कट गया। ठीक है, अब अपना काम किससे पड़ रहा है, यहाँ पर OH है और इस साइड क्या है हमारे पास, NH2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया। अब हमारे पास बच क्या गया, जरा ध्यान से देखो। इस साइड तो कुछ नहीं बचा, तो इस साइड हमें कुछ ऐड करना है, और इस साइड हमारे पास बचा है NH।
NH2 और यहाँ पे एक H, तो इससे क्या बनाओगे, यहाँ से बनाओगे NH3 और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, ऐसा दिमाग लगा लिया करो। ओके, आगे देखते हैं। हो गए सारे सवाल, 3 हो गए यहाँ पे। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, मिथाइल आमीन इज फिल इन द ब्लैंक एसिडिक देन इथाइल आमीन। तो मिथाइल आमीन जो होता है वो लेस एसिडिक होता है इथाइल आमीन से, और इथाइल आमीन जो होता है वो मोर बेसिक होता है मिथाइल आमीन से। इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। अगर आप वन शॉट वीडियो देखना चाहें तो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, साथ में यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर देख लेना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिसको सॉल्व करा रखा है। एमपी बोर्ड में यही तो रिपीट होता है बार बार, यही चीज़ें आती है। अगर आप लोग एमपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ोगे ना तो ये बहुत हलवा लगेगा आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय। बहुत सारे सवाल पूछ लिया इन्होंने तो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय, कौन सा ऐसा नियम है जिससे सॉल्युबिलिटी का पता लगाया जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पता लगाया जाता है, मतलब जो गैस होती है वो लिक्विड के अंदर कैसे सोल्यूबल है वो पता लगाया जाता है। तो वो आता है हेनरी के नियम से। ठीक है, बड़ा होगा ना अपने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 हेनरी का नियम, हेनरी। ठीक है, हेनरी आ जाएगा यहाँ पे। फिर है 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी में किसके बराबर गुलाम होते हैं, मतलब कितने गुलाम होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स गुलाम, तो 96,500 गुलाम होते हैं भैया। ठीक है, 96,500 गुलाम होते हैं 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है भैया, इतनी बात हमें समझ में आई, यहाँ से इसे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मोर दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे लेस आएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना आप लोग, यहाँ पे लेस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, ट्रू फॉल्स कर लेते हैं सॉल्व फटाफट। ट्रू फॉल्स में क्या पूछा हमसे, प्राइमरी अमीन इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो भैया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होते हैं, प्राइमरी अमीन ही तो बनते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसको अच्छे से सॉल्व। केराटिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, केराटिन के ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। अरे भैया ग्लोबुलर नहीं होता है, ये क्या होता है हमारे पास, केराटिन जो होता है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होता है, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास गलत। अगला देखो, कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन, बिल्कुल सही। स्टीफन रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, सॉरी कीटोन नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा भैया, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन से। और रोजनमून में भी क्या, रोजनमून और स्टीफन जो रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए होती है, लिख देते हैं रोजनमुंड। और हमारे पास जो स्टीफन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये हमेशा एल्डिहाइड के लिए होती है, ध्यान रखोगे सभी। ठीक है, अगला देखो, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, क्या यही होती है हमारे पास यूनिट। देखो समझो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR की यूनिट होती है मोल पर लीटर, हम जो जानते हैं मोल पर लीटर, और यहाँ पे आता है सेकेंड का इनवर्स, ये होता है हमारे पास। तो सही तो लिखा है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे आता है 1 - n करके। ठीक है, 1 - n भी ऊपर ऐड होता है, लेकिन अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट में तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो नंबर है, नंबर आप कितने लिख सकते हो। तो जो यहाँ पे बनती है प्रॉपर यूनिट जो बनती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो क्या बनती है, वो यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो यहाँ पर n की जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और कभी भी किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब क्या होता है, वो हो जाता है 1। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथेनॉइड इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनॉइड्स। तो क्या एक्टिनॉइड जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं? नहीं भैया, एक्टिनॉइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये तो गलत दे रखा है। लेंथेनॉइड कम होते हैं, एक्टिनॉइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो गलत है ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोल्स इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनोल को आप तो क्या बोल सकते हो, कार्बोलिक एसिड बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर है मैच द कॉलम, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो विटामिन डी रिकेट, ठीक है, ये बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से, याद रखना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला याद है,
कि नहीं याद है, C6H5NH2Cl, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला डायज़ोनियम सॉल्ट का, तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लेना, खासकर ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, C6H5SO2Cl, ये होता है हमारे पास हिंसबर्ग का रिएजेंट। फिर विटामिन B12, जो B12 होता है, B12 किसमें पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट में। उसके बाद हमारे पास पूछा गया प्रोटीन, इनमें से प्रोटीन क्या है, केराटिन जो होता है, केराटिन प्रोटीन ही तो होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर नहीं होता है। अंडे में पाया जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन, एग वाइट में। उसके बाद हमारे पास लास्ट है हमारे पास वन वर्ड वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी की आपसे यूनिट पूछी गई है, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी की आपसे यूनिट पूछी गई है, देखो ध्यान से। अच्छा पता भी है इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इन 1000 अपॉन में हमारे पास नॉर्मलिटी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे n, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग जरा देखिए, कप्पा जो होता है उसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी किसमें होती है, ग्राम इक्विवेलेंस में, ग्राम इक्विवेलेंस में। तो आप इसको अगर करेक्ट करोगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आपके लिए, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट लिख दो, इक्विवेलेंट लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो याद कर लो यार, n-2 f की पावर आई है 1 से 4 तक, 14 तक, n-1 d जो रहेगा उसमें आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 0 से 1 तक, ns2 आ जाएगा यहाँ पे, ns की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। याद कर लेना, सिंपल है ये तो। f हमारे पास 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में हमारे पास 0 से 1 तक आ सकते हैं, s में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ये तो फिक्स है। फिर हमारे पास है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूली। अच्छा इससे पहले ये रह गया, प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो भैया किसने घोषित करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी, तो आपको याद करवाया था, याद हो अगर आपको वन शॉट वीडियो में, वर्नर भी कौन सा वाला वार्नर, डेविड वार्नर नहीं, अल्फ्रेड वार्नर, डेविड वार्नर से याद कराया था अल्फ्रेड वार्नर, ठीक है भाई साहब, उन्होंने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, थ्योरी जो दी थी उन्होंने दी थी हमारे पास। फिर हमारे पास राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन की डेफिनेशन क्या है, देखो फॉर्मेलिन कुछ नहीं, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड जो हम लोग जानते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड कौन सा होता है, HC, ऐसा होता है फॉर्मल्डिहाइड, इस टाइप से। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसी को फॉर्मलिन बोलते हैं, लेकिन कब, जब वो 37% फॉर्मल्डिहाइड का 37% पानी में घुला हुआ हो, मतलब एक्वस मीडियम में हो, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, जब हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, 37% जो फॉर्मल्डिहाइड होता है जो एक्वस मीडियम में होता है, मतलब पानी के अंदर होता है, उससे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन। तो 37% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वही पानी में घुला हुआ है और क्या। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी की डेफिनेशन लिख देना, ये तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। अच्छा ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस भी हमने दे रखे हैं, आप लोग PDF एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।